बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। आप देखना शुरू कर चुके हैं देवभूमि समाचार, उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। उत्तराखंड की अहम खबरों पर अब डालते हैं विस्तार से नजर। अगस्त्य मुनि ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले रूमसी गांव में कल मध्यरात्रि को बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचा दी है। अहम जानकारी आपको हम देते चल रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल आपको ये बताते चलें, रूमसी गांव में बादल फटा है, अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। दरअसल घरों में पानी घुस गया है, कई क्षेत्रों में नुकसान पहुंचा है। अचानक आई तेज बारिश के चलते पानी कई घरों में घुस गया। तस्वीरें भी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह ये तस्वीरें हैं। दरअसल अचानक आई तेज बारिश के चलते घरों में भी पानी घुस गया है। स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। विजयनगर सहित आसपास के कई गांवों से घरों में पानी घुसने और वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है। इस आपदा में कृषि भूमि को भी नुकसान पहुंचा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक किसी प्रकार की जानहानि का पुष्टि नहीं हुई। हमारे साथ नरेश भट्ट इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। रुद्रप्रयाग से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। जरा नरेंद्र, अभी की नरेश जरा बताइए कि क्या स्थिति अभी की नजर आ रही है। क्या स्थिति नजर आ रही है, क्या अभी वहां पर परिस्थितियां हैं, तस्वीरें हैं, जरा डिटेल दीजिए। जी अब्दुल, बता दें कि कल देर रात को ये बारिश होने के कारण और गांव के तुमसी गांव के बगल में बादल फटने के कारण जो अगस्त्यमुनि और विजयनगर कस्बा है उसमें कई मकानों में मलबा घुसा और जो वहां पे वाहन पार्क किए हुए थे कई वाहनों को क्षति पहुंची है। साथ ही मैं बता दूं कि जो वहाँ पे रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग था वो भी बाधित हुआ और जिसको खोलने के लिए प्रशासन के द्वारा प्रयास किया और सुबह ही ये मार्ग को खोला गया। हालांकि बता दूं मैं आपको कि इसमें किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो लोगों की कृषि भूमि, ये पेयजल लाइनें और जो संपर्क मार्ग के साथ साथ ही जो आवश्यक भवनों में मलबा घुसा है वो कहीं घुसा है, जिसके लिए प्रशासन के द्वारा लोगों को एहतियात के तौर पर कई घरों में जो मलबा घुसा उनको घर खाली करने की भी हिदायत दी गई। और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं नरेश, क्योंकि घरों के भीतर पानी घुसा है। सड़कें जो हैं वो भी हताहत देखने को मिल रही हैं पूरी तरीके से, वो भी खराब हो गई हैं पूरी तरीके से। और गाड़ियां आधी आधी डूब चुकी है मलबे के भीतर। ये तस्वीरें अपने आप में दर्शा रही हैं कि कितनी भयावह स्थिति इस समय हो गई है। प्रशासन की तरफ से किस तरह से राहत बचाव कार्य चल रहा है, क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? जो रिहायशी इलाकों में लोग रह रहे हैं उनको कहां शिफ्ट किया जा रहा है, ये जरा बताइए। जी अब्दुल, मैं बता दूं कि जो नालों के पास जो मकानें बनी हुई दरअसल में जो सीधे जो आवासीय भवन है, आवासीय भवनों के ऊपर ये बादल फटने के कारण जो ये मलबा है, ये जो नाला होता है नालों के बगल में ही लोगों की मकानें बनी हुई है। अब नाले ने बड़ा रूप धारण करते हुए ही जो मलबा है वो उन आवश्यक भवनों में पहुंचा। आवश्यक भवन में जो लोग रह रहे हैं, प्रशासन का साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता और मौसम नहीं हो जाता तब तक लोग अपने मकानों में न रहे, अन्य जगह अपनी व्यवस्था करें। साथ ही जिस प्रकार से लगातार देर रात को बारिश और आसमान में गड़गड़ाहट शुरू होती है, उसको देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पे लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। नहीं, लेकिन नरेश, हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से ये समझ में आ रहा है कि रिहायशी इलाका है, लेकिन कुछ तस्वीरों से ये नजर आ रहा है कि जो घर हैं वहां पर ताले पड़े हुए हैं। क्या अभी की अगर स्थिति का अंदाजा लगाया जाए, वहां पर कितने लोग रह रहे हैं और क्या उन सभी को वहां से रेस्क्यू प्रॉपर कर लिया गया है, सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है? जरा उस बारे में कोई जानकारी। जी बता दो कि खास तौर से जो अगर आवासीय मकानों की बात करें तो जिस प्रकार से देर रात को बारिश हुई और बारिश को देखने से पहले ही लोगों ने अपने ये आवास खाली कर दिए थे। और साथ ही जिस प्रकार से ये ठीक ये आवश्यक भवनों के ऊपर बादल फटा, उसकी गड़गड़ाहट सुन करके और ऊपर से जो लोग रह रहे थे उन्होंने एहतियात के तौर पे इनको बता दिया था कि यहाँ पे ऊपरी क्षेत्र में बादल फटा और जिसका मलबा और पानी नीचे आने के लिए
लेकिन साथ ही बता दूं कि जो ग्राम ये शहरी क्षेत्रों की कस्बों की बात करें तो खास तौर से जो नाले होते हैं, नालों को घेर कर ही लोग बैठे हुए रहते हैं, और यही कारण होता है कि जब भी नाला भव्य रूप लेता है वो कहीं ना कहीं आवश्यक भवनों या जो बाजारों के किनारे ये वाहन खड़े किए रहते हैं उन पर कहीं ना कहीं क्षति पहुंचती है। ये कितने बजे की तकरीबन घटना है कि देर रात बादल गड़गड़ाहट सुनने को मिलती है, बादल फटता है, तेज बहाव वहां पर नजर आता है? ये कितने बजे की घटना है और उसके बाद अभी क्या पूरी तरीके से वहां पर रेस्क्यू कर दिया गया है? क्योंकि गाड़ियों जो क्षतिग्रस्त हुई हैं वो किन की गाड़ियां हैं, उनके मालिक कहाँ हैं, क्या उस बाबत कोई जानकारी? कुल मिलाकर क्या अभी तक प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है? अब्दुल, मैं बताता हूँ कि कल ये सुबह के टाइम की बात करें, कल दोपहर की बात करें तो चटकती हुई धूप पूरे रुद्रप्रयाग जनपद में लगी हुई थी, और साथ ही जो 11 साढ़े 11 बजे के बाद जनपद में बारिश का दौर चला। तो बारिश सीधे बताता हूँ मैं, अगर बादल फटने की घटना की बात करूँ तो ये 2 और 2:30 बजे के बीच रात्रि का ये समय रहा। हर रात्रि के समय के टाइम ही इस प्रकार की ये घटना हुई, और खास तौर से अगर आप रेस्क्यू की बात करें तो और जो सड़कें जो खराब हुई हैं, यातायात अव्यवस्थित हुआ है, क्या रूट डाइवर्ट किए गए हैं या नहीं किए गए हैं? अब अब्दुल, मैं बताता हूँ कि जो ये यहाँ पे रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पे प्रशासन के द्वारा बरसात के सीजन के लिए अपनी जेसीबी मशीनें तैनात की रहती है। जैसे ही सुबह प्रशासन को इसलिए ऐसे मार्ग पे की सूचना मिली, उन्होंने तुरंत ही मार्ग को खोल दिया, जिससे आवागमन सुचारू हो गया। भले ही जो खास तौर से जो पार्किंग वाहन है, पार्किंग वाहन के स्वामियों को भी सुबह ही पता चला कि जब ये पहाड़ी से जो पत्थर आए उनसे कहीं ना कहीं उनके वाहन क्षतिग्रस्त होने के साथ ही उन लोगों को जो उनका इंश्योरेंस वगैरह तो उसकी प्रक्रिया के लिए वो आगे ठीक है कदम उठा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश, आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। करगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने वीर शहीदों को नमन किया और देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के परिजनों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा है कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है और राज्य सरकार हर स्तर पर सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समारोह में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया है कि परमवीर चक्र विजेता सैनिकों की अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया गया है। ये निर्णय शहीदों के सर्वोच्च बलिदान के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने खुद को सैनिक पुत्र बताते हुए कहा है कि सरकार का हर फैसला सैनिकों के हित में होगा। हमारे में सबसे पहले तो आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी कारगिल में अपना बलिदान देने वाले सभी वीर जवानों को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हम ऐसे दिवस पर ये संकल्प लेते हैं, ये प्रण लेते हैं कि हमारे वीर जवानों ने जिन उद्देश्यों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हमेशा काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे जवानों के परिवारों के लिए, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए, उनके परिजनों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेक काम आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार भी उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड वैसे भी एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और लगातार सैनिकों के उत्थान के लिए काम करना हमारा परम कर्तव्य है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो वीर जवान थे उनके बलिदानियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को हमने 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। इसी प्रकार परमवीर चक्र विजेताओं को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपया करने का भी हमने ये घोषणा की थी और उसका अब शासनादेश कर दिया है। इसी प्रकार आज जगह जगह पर हमारे सैनिक विश्राम गृह हैं, ECHS के केंद्र हैं, सैनिकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम चला रहे हैं। आज हमने घोषणा करी है नैनीताल और चमोली में ECHS और सैनिक विश्राम गृह बनाए जाएंगे। अन्य भी जो मांगे उनके लिए आएंगे, उसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे, हमारी प्राथमिकता होगी।
करगिल विजय दिवस के मौके पर रानीखेत के आर्मी क्षेत्र में इन्फेंट्री चौक का भव्य शुभारंभ हुआ है। केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय यादव ने विधिवत पूजा अर्चना करते हुए चौक का उद्घाटन किया है। इस विशेष चौक को ऊंचे स्थल पर विकसित किया गया है, जहां एंटी टैंक गन से सुसज्जित सेना की जीप को स्थापित किया गया, जो इसे एक विशिष्ट और आकर्षक स्थल बनाता है। इस अवसर पर डिप्टी कमांडेंट कर्नल विक्रमजीत सिंह, एडम कमांडेंट कर्नल ब्रजेश सिंह सहित कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ये चौक सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित है। एक ओर न्यायालय, दूसरी ओर MES कार्यालय और सामने सेना का बड़ा गेट स्थित है। भविष्य में यहाँ बड़ी पार्किंग सुविधा भी विकसित की जाएगी, जिससे आम नागरिकों और सैन्य कर्मियों दोनों को राहत मिलेगी। के निवासियों को और भारतीय सेना के सभी आदमियों को कारगिल दिवस की बहुत बहुत बधाई। कारगिल दिवस के ऊपर ही हमने इन्फेंट्री को नमन करने के लिए नया चौक बनाया है और ये रानीखेत निवासियों के लिए वन वे और बेहतर सुविधा के लिए तैयार किया गया है। कावड़ मेला सकुशल संपन्न होने पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी के जरिए हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और SSP प्रमेंद्र भोपाल सहित मेले में अपनी सेवाएं देने वाले सभी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। निरंजनी अखाड़े में आयोजित कार्यक्रम में निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी ने कावड़ मेला 2025 के शाह कुशल संपन्न होने पर हरिद्वार के जिलाधिकारी और SP सहित मेले में दिन रात ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित। और उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथ ही आज इस सम्मान समारोह में जिसमें कुछ अधिकारी उपस्थित हो पा रहे हैं, परंतु हमारे असंख्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण, पुलिस फोर्स के मेंबर्स जिन्होंने इस मेले में कॉन्ट्रीब्यूशन किया, उनकी तरफ से सभी की तरफ से मैं महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये सम्मान समारोह आयोजित किया। सिंबॉलिक तौर पर एम्प्लॉइज हो या SPOs हो या किसी भी नागरिक ने इस कावड़ मेले में जो सहयोग किया है, तो सभी का ये सम्मान है। मैं इससे पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जैसा कि हम सबको पता है कि इस बार कावड़ यात्रा में 4.5 करोड़ से अधिक कावड़ियों के द्वारा ये बहुत ही चैलेंजिंग है। इसको कुंभ के साथ जैसे अभी कंपेयर किया जा रहा था, बीच में गैप भी होता है, लेकिन इस आयोजन में हमारी पुलिस फोर्स है। खबर पौड़ी से है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के तहत दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को प्रस्तावित है। इसको लेकर संबंधित क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियां जोर पकड़ने लगी हैं। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान को लेकर और तेज करते हुए घर घर दस्तक दे रहे हैं और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में कोशिश कर रहे हैं। कोट ब्लॉक के धौलकंडी सीट पर बीजेपी अधिकृत प्रत्याशी रचना बुटोला ने अपने समर्थकों के साथ रैली निकालते हुए जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि अपने कार्यालय में क्षेत्र के विकास को लेकर काम किया गया है, जिससे उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। वहीं दूसरे चरण में जनपद के पौड़ी, कोट और कलजी खान ब्लॉक समेत अन्य क्षेत्रों में मतदान कराया जाएगा। इन क्षेत्रों में चुनावी माहौल अब पूरी तरीके से गर्मा चुका है। प्रत्याशी सुबह से लेकर शाम तक गांव-गांव जाकर लोगों से समर्थन की अपील करेंगे। या पैसे के दबाव में हमारे जो समानता को हरासमेंट और उनके ऊपर जो अनावश्यक बोझ बनाया जा रहा है, मैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। बाकी जो भी जहाँ से प्रतिनिधि है, किसी का कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस बात का विरोध है कि अगर कोई मेरे कोट ब्लॉक को गाली देगा तो ये परमोन्देगी बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई पैसे की धमकी मुझे दे, मेरे कार्यकर्ता को दे, मेरे क्षेत्र के व्यक्ति को दे, गरीब को और गरीब बनाने की कोशिश करे, तो मैं इसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। और मैं बिना पैसे का चुनाव लड़ रहा हूँ, बिना खर्चे का चुनाव लड़ रहा हूँ। क्योंकि कहना चाहता हूँ कि पवाई ग्राम सभा और थमाणा ग्राम सभा और ढुंगली ग्राम सभा में काम ही नहीं होगी, काम की बौछार लगेगी यहाँ पे। क्योंकि मैं जहाँ रहा हूँ वहाँ के लोगों का अपार समर्थन मेरे पास में है। वो कतई नहीं चाहते इस बात को कि परमोन्देगी दूसरे क्षेत्र से लगे, अपना क्षेत्र छोड़ करके उनका पूरा आशीर्वाद है मेरे साथ। वैसे मैं अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए जा रही हूँ, तो मुझे यही देखने को मिल रहा है कि मतलब पहले तो सभी लोग मेरे समर्थन में, उन्होंने कहा आपने इससे पहले हमने जिला पंचायत में कभी काम नहीं देखे, और आपके माध्यम से हमें पता चला कि जिला पंचायत में भी कुछ काम होते हैं। तो वो उस चीज़ से बहुत खुश हैं और वो बोल रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र के ही लोगों को आगे बढ़ाएंगे, जो हमारे लिए काम करेंगे, हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं और हमारे जो भी हमारा व्यवहार है उससे परिचित है। तो इसलिए सभी मतलब जनता का मुझे समर्थन मिला, पूरी धौलकंडी क्षेत्र से मुझे समर्थन मिल रहा है।
मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी है। दरअसल आपको बताते चलें ये बताया है कि विशेषकर नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने 26 जुलाई से प्रदेश के ज़्यादातर जनपदों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान उन्होंने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। 27 और 28 तारीख को, तो 27 में जो शाम रात से थोड़ी एक्टिविटी बढ़ सकती है, तो उसमें जो बागेश्वर, नैनीताल या देहरादून जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। और अन्य जो पर्वतीय जनपद हैं जैसे रुद्रप्रयाग के लिए, तो वहाँ भारी वर्षा मिल सकती है। ऐसे ही फिर जो 28 तारीख में भी जो उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, टिहरी या नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर जनपद है वहाँ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। और अन्य पर्वतीय जनपदों में भी जो है इक्का दुक्का स्थानों पर भारी वर्षा मिल सकती है। तो जो थोड़ा एक्टिविटी बढ़ेगी, फिर उसके बाद जो है एक्टिविटी कम है, तो जो है इक्का दुक्का स्थानों पे भारी वर्षा जो है 29 और 30 में भी मिल सकती है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर बरसात के मौसम में डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला अधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर R.K. सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिले में सभी ग्राम पंचायत, नगर पालिका और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डेंगू से निपटने की व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सभी विभागों की आपसी समन्वय बैठक हो चुकी है और जितनी भी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतें और जो ग्राम पंचायतें, सबको जिलाधिकारी महोदय की तरफ से आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा चुका है। हमारी तरफ से जो भी इसके टेस्ट हैं और जो भी हमारे पास इलाजा टेस्ट होगी, सभी की किट अवेलेबल हमारे पास है और समय समय पर हमारे द्वारा डेंगू वॉलंटियर हमारे द्वारा नियुक्त किए जा चुके हैं, जो कि घर घर जाकर ये लोग जो है सोर्स रिडक्शन करना शुरू कर चुके हैं। सर, जैसे देखिए, उसके लिए बारिश में यदि कहीं इस तरीके की सूचना हमें मिलती है, उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। खबर रुड़की से, जहां पर गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में पश्चिम अंबर तालाब मोहल्ले में आज एक भवन पर मोबाइल टावर लगाने के विरोध को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गई। दरअसल पश्चिम अंबर तालाब मोहल्ले में प्लॉट के पास एक भवन पर मोबाइल टावर लगाने का काम चल रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों के जरिए यहां पर मोबाइल टावर लगाने का जबरदस्त विरोध किया गया। इसको लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। जिला अस्पताल पौड़ी में अब गर्भवती महिलाओं के लिए सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इससे महिलाओं को श्रीनगर या देहरादून जैसे दूरस्थ स्थानों तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अस्पताल के CMS डॉक्टर LD सोमवाल ने जानकारी दी है कि अब तक 6 सफल सिजेरियन ऑपरेशंस किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से स्थानीय जनता में काफ़ी संतोष देखा जा रहा है। पूर्व में ये अस्पताल PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप में चल रहे थे, जिसे अब फिर से पूरी तरह से सरकारी व्यवस्था के तहत संचालित किया जा रहा है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक हमने यहाँ पे 3 हमने सिजेरियन ऑपरेशन कर दिए हैं, जिसके पहले लोगों को श्रीनगर ऐसे भी और आगे जाना पड़ता था। अब हमारे OTV सुचारू। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जहां जनप्रतिनिधि और नेताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, सभी पंचायत प्रतिनिधि अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं सल्ट विकास में पूर्व जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस नेता नारायण सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है, कांग्रेस पार्टी पंचायत को सशक्त करने के एजेंडा है। उन्होंने कहा है कि जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में पंचायतों को मजबूत करने का काम किया था, आज भी गांवों में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा, सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर जनता को छलने का काम किया। कांग्रेस ने हर घर रोजगार दिया है, स्वास्थ्य, शिक्षा और अलग अलग योजनाओं का लाभ जनता को दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।